लगभग एक मार्क्स से क्वेश्चन आपके एक मार्क्स से क्वेश्चन पूछे आते हैं। दैट इज फंड ट्रांसफर के जो अलग अलग टूल्स हैं। हम जो पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक में भेजते हैं फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, इसके लिए जो बैंक में टूल्स बनाए गए हैं, जो आरबीआई के अंदर चलता है या एनपीसीआई के अंदर चलता है, तो उन तमाम 5-6 टूल्स की बात करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका फैक्ट है वो एनईएफटी और आरटीजीएस क्या होता है। तो न सिर्फ एनईएफटी और आरटीजीएस को हम देखेंगे, उसके फुल फॉर्म को जानेंगे, उसके प्रॉपर्टीज को देखेंगे, उसमें छिपे हुए इंपॉर्टेंट आपके आईबीपीएस या एसबीआई या आरबीआई ग्रेड बी जैसे एग्जाम के क्वेश्चन को खोजने की कोशिश करेंगे। बट ऑल्सो हम आपके ईसीएस जो बंद हो गया उसकी जगह एनएससीएच आया, हम एसआई या फिर आपके स्विफ्ट कोड या फिर आपके आईएमपीएस की बात आपके साथ करेंगे। अभी ध्यान से सुने मैं बोल क्या रहा हूं, उसके बाद हम वन बाय वन करके पहले कंसेप्ट को समझाएंगे, फिर आगे की बात करेंगे। क्या क्या देखेंगे, तो आरटीजीएस देखेंगे, उसके बाद एनईएफटी देखेंगे, उसके बाद आईएमपीएस देखेंगे, ठीक है, उसके बाद एनएसीएच देखेंगे, उसके बाद एईपीएस देखेंगे, उसके बाद एसआई देखेंगे, उसके बाद SWIFT स्विफ्ट देखेंगे और अंत में यूपीआई देखेंगे। तो इतने टूल्स को हम देखने की कोशिश करेंगे। इसमें से 2 चीजें जाने, ये जो एनईएफटी और आरटीजीएस है, ये जिसके अंदर चलता है वो बैंक है, और उसके बाद की तमाम जो टूल्स हैं वो जिसके अंदर चलता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलता है, इस ऑर्गेनाइजेशन की पूरी बात हमने लास्ट क्लास के आपके वीडियो में की थी, नाम था एनपीसीआई। तो ये हमारा आज का क्लास होने वाला है, फ्रॉम आरटीजीएस टू यूपीआई। तो पहले तो यही इंपॉर्टेंट है कि ये जो लिखे हुए नाम है इनका फुल फॉर्म क्या होता है। क्लर्कल एग्जामिनेशन में इसके अंदर की कोई बात नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ पूछा जाएगा कि यूपीआई में पी क्यों आता है, आरटीजीएस में टी क्यों आता है, एईपीएस में ई क्यों आता है। तो पहले तो यही इंपॉर्टेंट है कि इसका फुल फॉर्म आप जाने कि फुल फॉर्म होता क्या है। आरटीजीएस का फुल फॉर्म जो मैं बता रहा हूं अभी लिखिएगा मत, मैं पूरी बात लिखाऊंगा। आरटीजीएस स्टैंड फॉर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम में होता है, ग्रॉस सेटलमेंट है, क्या है उसकी बात थोड़ी देर की बात दिखेगा। एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तीसरा आईएमपीएस है, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम है। चौथा नाथ है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस है। फिर एईपीएस है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस है। सर आपने हाउस बोला कि हाउसर बोला? हाँ, आपने एनएसीएच का क्या बोला? नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, घर घर है ना। फिर एसआई है, स्टैंडिंग इंस्पेक्शन है। स्विफ्ट है, स्विफ्ट में एस स्टैंड फॉर सोसाइटी, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फिनेंशियल, एंड टीएस स्टैंड फॉर टेलीकम्युनिकेशन है। और अंत में यूपीआई वेल नोन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। तो शुरुआत हम करेंगे आपके एब्रिविएशन से, फिर उसके डिटेल आएंगे। लिखें ये 6 या 7 नाम, उसके बाद उसका फुल फॉर्म लिखें पहले 6 या 7 नाम, फटाफट लिखें। आरटीजीएस फुल फॉर्म लिखें, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। नैच नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग हाउस। एईपीएस आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस। एसआई
Standing instruction, SWIFT, very, very important full form of SWIFT. Society for Worldwide. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. UPI, Unified Payment Interface. लिखें। जो नहीं समझ में आया वैसे पूछिए कि सर क्या लिखा है। आरटीजीएस रियल टाइम, हाँ बोलो। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिटी हाउस। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नहीं सर, नाक जिनको कुछ पूछना नहीं है माइक ऑफ कीजिए। समृद्धि माइक ऑफ करो। सर यूपीआई का क्या लिखे हो? सर हेलो, आवाज आ रही है ना? यस सर। चलो डन। ये हुआ क्या? ऐसे छोड़ दूंगा तो रात भर आप लिखते रह जाएंगे। चलिए शुरुआत हम करें कहां से? तो एनईएफटी से शुरुआत करेंगे कि एनईएफटी होता क्या है। देखो पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि एनईएफटी किसके अंदर चलता है। तो एनईएफटी चलता है आपके किसके अंदर? एनपीसीआई के अंदर या आरबीआई के अंदर? आरबीआई अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके। दूसरा इसका फुल फॉर्म क्या होता है? भूल गया मैं, जरा बताओ। एन फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक नेशनल फंड ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। फंड ट्रांसफर। अब ध्यान से सुने, ये जितने भी टूल्स हमने लिखाए हैं ये सारे के सारे टूल्स आपके एक बैंक से दूसरे बैंक में भेजने के लिए हैं। फिर से बोलता हूं मैं, न कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजने के लिए। अगर सेम बैंक में अकाउंट है तो फिर ये सब टूल्स की कोई जरूरत नहीं है। सपोज आपका अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में है और मेरा अकाउंट भी बैंक ऑफ इंडिया में है और आप चाहेंगे कि मैं एनईएफटी कर दूं या आरटीजीएस कर दूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जितने भी टूल्स बने हुए हैं ये सब इंटर बैंक के लिए बने हुए हैं। इंटर बैंक करने का मतलब फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। अगर सेम बैंक के अंदर डिफरेंट अकाउंट में भेजना है तो डायरेक्ट पेमेंट होता है उसका। चेक दे दीजिए, डायरेक्ट खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर स्लिप भर दीजिए, डायरेक्ट कैश डिपॉजिट भी कर दीजिएगा तो भी चला जाएगा। बट जो यहाँ पे दो अलग अलग पाव आ जाते हैं, दो अलग अलग लेग आ जाता है, तो उसके लिए आरबीआई ने ये टूल्स सब बना के रखा है। तो पहली बात तो यही आप जान गए, ये किसके लिए है? ये इंटर बैंक के लिए है। इंटर बैंक कहने का मतलब है दो अलग अलग बैंक इसमें शामिल होने चाहिए। मेरा अकाउंट एसबीआई में, आपका अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में, तो मैं एसबीआई से बैंक ऑफ इंडिया में अगर मुझे पैसे भेजने हैं तो मुझे इन टूल्स का सहारा लेना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई पहले? यस सर। ओके। एनईएफटी जो स्लॉट है
वो इसकी शुरुआत आरबीआई ने 2005 में की थी। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कब से इसकी शुरुआत हुई, हालांकि मैंने बता दिया, लेकिन किसी भी कड़ी में मैं आपके बोर्ड पे लिखूंगा नहीं, तो शुरुआत हो गया, जाने दें। आज के डेट में जो एनईएफटी है वो कब से कब तक आप कर सकते हैं। तो पहले इसमें बहुत सारे क्या थे, तो टाइम स्लॉट थे, है ना, 9 to 6 होता था या फिर 8:30 to 7 होता था। एज ऑन डेट एनईएफटी इज इनेबल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 24/7। कभी भी कहीं भी 365 दिन, कोई भी नेशनल हॉलीडे, कभी भी आप पैसा भेज सकते हैं। कितना भेज सकते हैं, तो एनईएफटी की जो मिनिमम लिमिट है, वो मिनिमम लिमिट से आप जान लें कि मिनिमम लिमिट है ₹1। 1 रुपए से लेके जो मैक्सिमम लिमिट है वो उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। कई करोड़, कई अरब रुपए तक आप भेज सकते हैं 24/7। अभी मैंने एसबीआई से आपके बैंक ऑफ इंडिया में पैसे भेजे 10,000 रुपए, तो आपकी कितने देर में पहुंचेगा। तो आप जाने कि एनईएफटी जो पैसा पहुंचेगा वो ये कहता है कि चाहे तो हम 30 मिनट के अंदर पहुंच जाएं या मैक्सिमम 4 आवर में हम पहुंचेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये इमीडिएट सेटलमेंट नहीं होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर डाला और सामने वाले पार्टी को रिफ्लेक्ट होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एनईएफटी में हाफ आवरली स्लॉट चलते हैं, है ना। हर एक आधे घंटे पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आपका क्या होता है, जो पेमेंट ट्रांसफर टूल्स है वो रिलीज होता है, और आधे घंटे में पैसे अलग अलग बैंक में क्या होते हैं तो मूव कर जाते हैं। इस कारण से एनईएफटी में पैसे आपने अगर लगाए हैं तो 30 मिनट के अंदर कम से कम, या फिर आपके 4 घंटे के अंदर पैसा पहुंच जाएगा। ये जो पेमेंट सिस्टम है ये जिस नेटवर्क पर आधारित होता है, यही क्वेश्चन आपके प्रोबेशनरी ऑफिसर एग्जाम में पूछे आते हैं। वो कौन सा नेटवर्क सिस्टम है जिस नेटवर्क सिस्टम पे आपका एनईएफटी चलता है। फिर से बोलता हूं, आज के क्लास की सबसे बड़ी बात है कि व्हाट इज डीएनएस। डीएनएस का फुल फॉर्म है डेफर्ड नेट सेटलमेंट, है ना। एनईएफटी जो है वो कौन सा सेटलमेंट से होता है, तो डेफर्ड नेट सेटलमेंट से होता है। और ये सेटलमेंट कितने आवरली बेसिस का होता है, तो हाफ आवरली बेसिस का होता है। इस कारण से मैंने बताया कि चाहे तो 30 मिनट के अंदर पहुंचेगा या मैक्सिमम 4 घंटे के अंदर पहुंचेगा, क्योंकि वो इमीडिएट सेटलमेंट नहीं है, वो डीएनएस में सेटलमेंट होता है। और डीएमएस का जो बैच है वो आधे घंटे पे छूटता है। अभी सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, लिखिएगा मत, जब तक मैं ना बोलूं तो लिखिएगा मत, तो सुनते रहिए। एसबीआई से करोड़ों पैसा, करोड़ों अकाउंट होल्डर को, किसी को विजया बैंक ऑफ बड़ौदा में जाने हैं, किसी को एचडीएफसी बैंक में जाने हैं, किसी का 5,000 है, किसी का 50,000 है, किसी का 10 लाख है, किसी का 50 लाख है, तो ये पैसा आधे घंटे में एक्यूमुलेट होता है ना। वैसे ही बैंक ऑफ बड़ौदा से एसबीआई में भी जाने वाले हैं, तो ये पैसा भी आरबीआई के पास एक्यूमुलेट होता है। और आधे घंटे में ये देखा जाता है कि किसका स्लॉट किस बैंक के पास जाना है। 1 करोड़ रुपया एसबीआई से आया, तो 1 करोड़ में कुछ पैसा आपके एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक, तो वैसे ही तो एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक से भी पैसा आया जो एसबीआई या फिर बैंक ऑफ इंडिया में जाने हैं, तो आपस में ये बैलेंस होके रिलीज हो जाता है। और इसी रिलीज करने का जो प्लेटफॉर्म है, वो रिलीज करने के प्लेटफॉर्म का नाम है डीएनएस। बार बार मैं डीएनएस बताने की कोशिश कर रहा हूं कि डीएनएस होता क्या है। डीएनएस होता है डेफर्ड नेट सेटलमेंट, हाफ आवरली बेसिस पे ये डीएनएस छूटता है एनईएफटी के अंदर। और कितने डीएनएस होते हैं, तो जाने आप 23 बैचेस रन करते हैं, एक दिन में 23 बैचेस रन करते हैं। ये क्वेश्चन क्लर्कल एग्जाम में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन आपके प्रोबेशनरी ऑफिसर एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप जाने फुल फॉर्म आप कौन पैसा भेज सकता है, तो एनीवन, अकाउंट होल्डर, और नॉन अकाउंट होल्डर। देखिए क्या लिखा मैंने कि एनईएफटी के अंदर कौन पैसा भेज सकता है, कोई भी भेज सकता है। जिसका बैंक में अकाउंट है, अपना चेक लेके आया है, उसके अकाउंट से 50 लाख रुपए भेजने हैं, भेज सकता है। लेकिन क्या ये फैसिलिटी नॉन अकाउंट होल्डर के पास है? आंसर इज यस। मैक्सिमम 50,000 रुपए तक हम कैश ले जाके ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दिस एनईएफटी फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर अकाउंट होल्डर
as well as non-account holder both. But there is restriction for non-account holder, जहां पे मैक्सिमम जो पैसा वो भेज सकते हैं वो है 50,000, whereas for account holder there is no limit. उनके पास अकाउंट है, उनके पास चेक है, कितने भी रुपए वो दूसरे बैंक के दूसरे अकाउंट होल्डर को पैसा भेज सकते हैं। उसके बाद क्या है, तो आप जब एनईएफटी ट्रांजैक्शन कर लेंगे तो बैंक आपको एक रेफरेंस नंबर लिख के देगी। दिस रेफरेंस नंबर इज ऑफ 16 अल्फा न्यूमेरिक। जब भी आप बैंक में जाके एनईएफटी करवाते हैं तो बैंक आपको एक नंबर लिख के, रेफरेंस नंबर लिख के देती है। उस रेफरेंस नंबर का नाम होता है यूटीआर। यूटीआर का फुल फॉर्म है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर। कितने डिजिट का होता है? दिस इज ऑफ 16 अल्फा न्यूमेरिक कोड। ठीक है। और अंत में सिर्फ एक बात जानना है, इस एनईएफटी को करने के लिए क्या कोई बैंक चार्ज लेती है? आंसर इज नो। हालांकि बैंक लेती है, बट एज पर आरबीआई कोई भी चार्ज बैंकों को लेना नहीं है। इतनी ही बात आपको एनईएफटी में जाननी है। कौन कौन सी बात एनईएफटी में जाननी है, ध्यान से सुने। एनईएफटी आरबीआई का टूल्स है। एनईएफटी का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। एनईएफटी किसके लिए है? एनईएफटी किसी भी व्यक्ति के लिए है, या तो अकाउंट हो या फिर अकाउंट ना हो। अगर अकाउंट नहीं है तो भी उसके लिए है, बट यहाँ पे पैसे भेजने का पाबंदी उस पर लगा हुआ है। मैक्सिमम जो पैसा कैश में ले जाके वो दूसरे बैंक के दूसरे अकाउंट होल्डर को भेज सकता है वो है 5 लाख। सही बोल रहा हूँ या गलत? 50,000। यस, मतलब आप लोग जगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि मुझे लगा कि मुंबई के दरिया में बह रहे हैं। 50,000 रुपए तक वो पैसा भेज सकते हैं। एनईएफटी में पैसा भेजने का जो लिमिट है वो मिनिमम कुछ भी नहीं है, कहने का मतलब 1 रुपए है, और मैक्सिमम कितना भी रुपया वो भेज सकते हैं। एनईएफटी को भेजने के लिए आरबीआई के निर्देशानुसार कोई भी चार्जेस बैंकों को लेना नहीं है, नील चार्जेस है। दूसरी बात, जब एनईएफटी आप करेंगे तो आपको बैंक एक रेफरेंस नंबर लिख के देगी। उस रेफरेंस नंबर का नाम होता है यूटीआर, जिसका फुल फॉर्म है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर। ये नंबर 16 अल्फा न्यूमेरिक का होगा आपके पास। दूसरी बात, इस एनईएफटी को भेजने के बाद इमीडिएट पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। बैचेस में चूंकि पैसे छूटते हैं, इस कारण से मिनिमम हाफ एन आवर और मैक्सिमम 4 आवर के अंदर होंगे, क्योंकि ये जो पैसे हैं वो बैच पे होते हैं, और उस बैच का नाम है डीएनएस, और डीएनएस का फुल फॉर्म है डेफर्ड नेट सेटलमेंट, और टोटल नंबर ऑफ बैचेस इज 23, है ना। इतनी बात अगर आप एनईएफटी में जानते हैं, मोर देन सफिशिएंट, आप आंसर टिक मार्क कर सकते हैं। लिखें एनईएफटी में पहली बात। हेलो सर, लिखो भी और पूछो भी। पूछो। सर डीएनएस का समझ में नहीं आ रहा, मतलब डीएनएस करती क्या है? क्या हो गया? 23 डीएनएस बोला आपने, वो नहीं आ रहा। हाँ, मतलब डीएनएस का सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, काम करती क्या है डीएनएस? मैडम जो इनका है, कोई दूसरा बोलो, क्योंकि आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आती है। आपको मैंने पहले ही बोला कि बहुत ज्यादा इको है आपकी साइड से। सर डीएनएस 23 हेलो क्या सर। लिखा आपने? हाँ, वो बता, पहले लिख लो फिर बताता हूँ कि डीएनएस 23 क्या है। पहले लिखो, 1 बाय 1 करके मैं लिखाता हूँ, फिर आगे की बात हम करेंगे। लिखें एनईएफटी में पहली बात। एनईएफटी में पहली बात लिखें, ए टूल ऑफ आरबीआई। पहले लिखिए फिर बताता हूं जहां जहां प्रॉब्लम है। ए टूल ऑफ आरबीआई। नेक्स्ट लिखें, फुल फॉर्म लिखें नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेक्स्ट लिखें, एनईएफटी इज यूज्ड, NEFT is used for interbank transfer. NEFT is used for interbank transfer only. Interbank transfer only. Next लिखें टाइमिंग 24/7। क्या सर? टाइमिंग लिखें
24 बाई प्राइम में लिखें 24/7। मिनिमम लिमिट लिखें 1। मैक्सिमम लिमिट लिखें नो लिमिट। मैक्सिमम लिमिट लिखो नो लिमिट। नेक्स्ट लिखो NEFT will be created within 30 to 4 hours, within 30 minutes to 4 hours। NEFT will be created between 30 minutes to 4 hours। नेक्स्ट लिखिए NEFT settlement is based on DNS process। NEFT settlement is based on DNS process। उसी में लिखो DNS का फुल फॉर्म डेफर्ड नेट सेटलमेंट। उसी में DNS का फुल फॉर्म लिखिए डेफर्ड नेट सेटलमेंट। नेक्स्ट लिखिए there are 23 DNS batches। There are total 23 DNS batches which runs each after half hour। There are total 23 DNS batches which runs each after half hour। चार्जेस लिखिए चार्जेस नील। और आखिरी बात लिखा है बैंक विल प्रोवाइड UTR reference number। बैंक विल प्रोवाइड UTR reference number to track the details। बैंक will provide UTR reference number to track the detail which is of 16 alphanumeric। यहाँ पे UTR का फुल फॉर्म लिखो यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर। यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर। चलो अब मेरे से पूछो किसको क्या नहीं समझ में आया। सर आपने वो क्या बोला NEFT will be credited। सर रुको नीचे वाला मत रफ करो। सर रुको बोलो क्या छूट गया। सर जो बोलो क्या छूटा है पहले वो बोलो। सर NEFT will be credited के बाद विदिन 30 मिनट्स टू 4 आवर्स। मतलब कितने कम से कम समय में क्रेडिट होगा तो 30 मिनट के अंदर क्रेडिट होगा। मैक्सिमम का समय कितना लगेगा तो 4 आवर्स लगेगा। सर DNS डिफरेंट नेट सेटलमेंट मतलब कैसा होता है वो NEFT में? डेफर्ड का मतलब क्या होता है अलग अलग लोगों से जुड़ा हुआ। तो अलग अलग बैंकों से जुड़ा हुआ डेफर्ड है। डिफरेंट बैंक है तो डेफर्ड फिर एक्यूमुलेट होता है तो नेट और अंत में सेटलमेंट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड डेफर्ड नेट सेटलमेंट। किसी ने पूछा कि सर 23 क्या होता है तो देखो रात के कितने घंटे का होता है अपना 24 घंटे होते हैं ना। 24 घंटे होते हैं ना। यस सर। तो 24 घंटे होते हैं तो उसमें जो 12 बजे का होता है उसमें कुछ सेटलमेंट नहीं होता है। बाकी आधे घंटे पे होता है। इस तरह से 23 सेटलमेंट होते हैं 00 पे नहीं होता है। ठीक है ये है 23 बैचेस। बोलो सर DNS का एक बार फिर से एक्सप्लेन करोगे। DNS का समझ में ही नहीं आ रहा है। DNS समझ में भी नहीं आएगा। सिर्फ ये जानना है कि NEFT में जो पैसा सेटलमेंट होता है वो किस प्रोसेस पे सेटलमेंट होता है। तो प्रोसेस का नाम है DNS। उसके अंदर जाके हमें क्या करना है
कि कितने बैंक से पैसा आ रहा है, आरबीआई करती है, उसके अंदर हमें जाना ही नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि आखिर सेटलमेंट इमीडिएट है या फिर डेफर्ड है। तो बस इमीडिएट नहीं है, अगर इमीडिएट होता तो रियल टाइम में होता, और रियल टाइम में होता तो आरटीजीएस होता, तो रियल टाइम तो है नहीं, तो फिर क्या है, तो डेफर्ड है। डेफर्ड का मतलब रियल टाइम में नहीं होके डिफरेंट टाइम में वो सेटलमेंट होता है, उसी को हम बोलते हैं डेफर्ड नेट सेटलमेंट। ठीक है सर 23 वाला क्या बताया आपने? हर एक आधे आधे घंटे में बैच छूटता है, हर एक आधे आधे घंटे। अगर 24 आवर है आपके पास, तो 24 आवर में अगर एक एक घंटे में बैच छूटता तो 24 होते ना। हाँ सर। 24 होते ना, तो पहला जो 00 आवर का आवर है, 12 बजे का आवर है, उसमें कोई बैच नहीं रिलीज होता है। इसका 23 सेटल बैचेस में ही वो रिलीज होता है फंड। तो टोटल 23 बैचेस है उसके। अभी किसका क्या छूट गया वो कुछ पूछो, एनईएफटी में क्या नहीं समझ में आया? सबको समझ में आ गया एनईएफटी? और मैं पूछूंगा तो समझ में नहीं आएगा। अभी सबको एनईएफटी समझ में आ गया? जितने लोग जो है 50 लोग, 50 से 50 को एनईएफटी समझ में आ गया? यस सर। पक्का? पूछूं मैं क्वेश्चन? अरे डरो मत, समझ में आ गया तो ये जितना मैंने समझा उतनी बात समझ में आ गई। एनईएफटी में कुछ ज्यादा समझने के लिए नहीं है। एनईएफटी में सिर्फ 5 चीज याद कर लीजिए, काम खत्म है। पहला है यूटीआर। क्या होता है यूटीआर? तो यूटीआर होता है कि जब भी हम एनईएफटी आर्थिक करते हैं तो बैंक हमें एक रेफरेंस नंबर लिख के देता है। हम बैंक में जाते हैं, बैंक हमें नंबर लिख के देता है ना। कोई भी अगर आप आईपीएस का फॉर्म भरते हैं और बैंक के थ्रू आप काम करवाते हैं, अगर ऑनलाइन नहीं डालते हैं, तो बैंक वहां पे एक जनरल नंबर लिख के देता है। तो वहां पे इसी जनरल नंबर का नाम यूटीआर नंबर है। कितने नंबर का होगा? 10, 12, 15, 18। तो ये 10, 12, 15, 18 का नहीं होता है, ये 16, और वो भी नंबर का नहीं होता है, 16 अल्फा न्यूमेरिक का होता है। क्लियर? दूसरी बात, किस प्रोसेस से होता है? डीएनएस प्रोसेस होता है। तीसरी बात, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। कितने रुपए तक हम भेज सकते हैं? तो 1 to नो लिमिट तक हम भेज सकते हैं। और कब कब भेज सकते हैं? 24/7 भेज सकते हैं। इतनी बात बैंक के लिए याद है तो काफी है। चलो। यस सर। इसका एक भाई है, उसका नाम है आरटीजीएस। ये एनपीसीआई के अंदर होगा ना? किसके अंदर होगा? आरबीआई के अंदर। अच्छा, आरबीआई के अंदर है। फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। देखिए, बैंक पीओ हो या बैंक क्लर्क हो, उसके लिए मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन एक ही है कि आरटीजीएस की मिनिमम लिमिट क्या है। दिस इज द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन फॉर बैंक क्लर्क एंड बैंक पीओ। कितना है मिनिमम लिमिट? 2 लाख। आरटीजीएस में अगर 1,99,000 रुपये आप लेके जाएंगे और बोलेंगे कि आरटीजीएस करना है, तो बैंक बोलेगा कि आरटीजीएस के लिए 1.99 रुपीज वैलिड नहीं है, क्योंकि आरटीजीएस ये कहता है कि कम से कम मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। फिर से मैं बोलता हूँ कि बैंक क्लर्क हो, बैंक पीओ हो, आरआरबी हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर आरटीजीएस से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आरटीजीएस की मिनिमम लिमिट कितने की होती है। आंसर इज 1 रुपीज। करेक्ट ना? नो सर। 2 लाख चाहिए। 2 लाख। कितना होगा? 2 लाख। 2 लाख। मैक्सिमम कितना है? नो लिमिट। कोई भी लिमिट नहीं है। दूसरी बात, किसके लिए है ये? ओनली अकाउंट होल्डर, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट होल्डर के लिए है। क्यों अकाउंट होल्डर के लिए है भाई? क्योंकि वहां पे तो नॉन अकाउंट होल्डर के लिए भी था, लेकिन नॉन अकाउंट होल्डर अगर कैश के रूप में 50,000 लेके जाते तो ही पॉसिबल था। यहाँ पे 50,000 की सीमा ही नहीं है ना, इस कारण से ये सिर्फ अकाउंट होल्डर के लिए है। अगर अकाउंट होल्डर के पास चेक है तो परमिसेबल है, अगर चेक नहीं है तो परमिसेबल नहीं है। ठीक है? टाइमिंग कितना है? पहले इसकी भी टाइम एनईएफटी की अलग अलग थी, आज के डेट में सबको आरबीआई ने बोला है कभी भी भेजो, सोए भेजो, जगह भेजो, है ना, कहीं भी हो भेज सकते हैं आप पैसा। दैट इज 24/7। यहाँ पर बैंक एक रेफरेंस नंबर लिख के आपको देगी
वो रेफरेंस नंबर कितने नंबर का होगा? 22 डी 22 अल्फा न्यूमेरिक। एनईएफटी में कितने नंबर का मिल रहा था? 16 यहाँ पे देखिए 22 का हो गया, थोड़ा सा बड़ा है ना, थोड़ा सा वेटेज करने वाला है तो 22 का हो गया, बट रेफरेंस नंबर का नाम सेम है, यूटीआर, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर। ये डीएनएस पे है क्या? ये डीएनएस पे आधारित है क्या? नहीं सर। नहीं, किस चीज पर आधारित है? रियल टाइम। बस काम खत्म। अभी आप मेरे को सोच के बताइए कि आपको अगर मुझे 5 लाख रुपए भेजने हैं, आप एनईएफटी करेंगे या आरटीजीएस करेंगे, वो बताइए। आरटीजीएस। करेंगे। क्या सर? आप लोग मुझे सोच के बताइए कि आपको मुझे 5 लाख रुपए भेजने हैं, आप एनईएफटी करेंगे या आरटीजीएस करेंगे? आरटीजीएस। एनईएफटी क्यों नहीं करेंगे? कर सकता है। इमीडिएट होगा ना, इमीडिएट आपके यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा RTGS। एनईएफटी कर सकते हैं। तब तो एनईएफटी की लिमिट ही 2 लाख रुपए मैक्सिमम रख दी जानी चाहिए थी। अगर ऐसा था, सबको तो पैसा जल्दी ही चाहिए था, तब तो एनईएफटी 1 रुपए से 2 लाख और 2 लाख से ज्यादा के आरटीजीएस होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है क्या? नहीं। नो सर। ऐसा है क्या? अरे बोलो, जब तक बोलोगे नहीं समझोगे नहीं, बोलो। नहीं। नहीं सर। तो फिर आखिर क्या अंतर है कि दोनों की लिमिट मैक्सिमम है, अंतर एक है, वो अंतर जानिए। कभी भी बैंक में गए, बैंक में कलर गए, बैंक में ऑफिसर बन के गए, कोई आप काउंटर पे आया या आप खुद एक कस्टमर होकर बैंक में जा रहे हैं, तो ये चीजें आप समझ सकते हैं। एनईएफटी आप नॉन होम ब्रांच भी कर सकते हैं। नॉन होम करने का मतलब मैं समझाता हूँ। आपका अगर डोंबिवली के किसी एसबीआई में अकाउंट है और आपका ट्रांसफर हो गया थाने, और थाने में आप चले गए एसबीआई के ब्रांच में और आप बोलते हैं मुझे आरटीजीएस करने दो, करने देगा क्या? नहीं सर, सिर्फ अकाउंट होल्डर के लिए होता है। नहीं, अकाउंट होल्डर के लिए दोनों है बाबू। अंतर इतना है कि आरटीजीएस सिर्फ होम ब्रांच से ही आप कर सकते हैं। मतलब समझ में आया होम ब्रांच का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? देखो, नहीं समझ में आया, फिर समझाता हूँ। अभी मैं कहाँ हूँ? हैदराबाद में हूँ। तो हैदराबाद में मेरा अकाउंट है, मेरा अपना जहाँ पे अकाउंट खुला हुआ हैदराबाद में है। अभी मैं कुछ दिन के लिए लास्ट वीक जैसे पटना चला गया था, अपने होम टाउन चला गया था। वहां पे मैं एसबीआई में जाके बोलता होम टाउन वाले को कि भाई मुझे आरटीजीएस करने दो किसी के अकाउंट में 5 लाख रुपया, तो वो करने देता क्या? नहीं करने देता। क्यों? क्योंकि नॉन होम हो गया। हाँ, अगर मैं हैदराबाद में बैठा हुआ हूँ तो यहाँ से मैं 5 लाख कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरी होम ब्रांच है, तो वहां से मैं आरटीजीएस कर सकता था। लेकिन अभी नॉन होम ब्रांच बैठ के भी मुझे क्या करना है, पैसे भेजना है 2 लाख से ज्यादा, तो मैं एनईएफटी करूंगा, क्योंकि एनईएफटी नॉन होम ब्रांच से भी आप कर सकते हैं। अभी होम और नॉन होम समझ में आया क्या, वो बताओ? यस सर। यस सर। अरे जबरदस्ती का नहीं कि सर ने समझाया इस तरह से समझ गए। एक्चुअली में समझ में आया, किसी को नहीं समझ में आया पूछने का, शर्माने का, हिचकिचाने का नहीं कि सर होम क्या हो गया, होम तो हम घर में ही है, नॉन होम मतलब बाहर गार्डन में चले गए क्या, ऐसा पूछने का। सर बिल्कुल एकदम लेमैन लैंग्वेज में पूछने का क्वेश्चन। नहीं समझा सर। समझ में आया? नो सर। यस सर। सर नहीं समझा। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। चलो, जिनको नहीं समझ में आया वो मुझे इतना बताओ कि उनका अकाउंट कौन से बैंक में है? बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया। चलो, एटीएम का पासवर्ड बता दो फिर लगे हाथ। बताओ सर। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया में है। कहाँ पे है क्या सर? बैंक ऑफ इंडिया? कहाँ पे है? तुर्बे बैंक सर। कहाँ पे? तुर्बे कोल्डे? तुर्बे सर। तुर्बे बोल रही। तुर्बे। ये किधर है भाई? नवी मुंबई में सर। अच्छा, नवी मुंबई में। ठीक है। अभी आपका घर कहाँ है मैडम? आपका गांव कहाँ पे? सोलापुर में। सोलापुर? हाँ सर। अभी आप सोलापुर में आ गए। सोलापुर में बैंक ऑफ इंडिया है ना? हाँ है सर। तो सोलापुर की बैंक ऑफ इंडिया इज नॉन होम फॉर यू, वेयर नवी मुंबई की जो कुर्डे जो भी आप बोल रही हैं वो आपकी होम ब्रांच है, जहां पे आपने अपना अकाउंट खोला है।
वो होम ब्रांच होगी, बाकी उस बैंक की सारी ब्रांच नॉन होम ब्रांच होगी। समझ में आया अभी? हाँ हाँ सर, अभी समझा। ठीक है, तो अभी नॉन होम से अगर 10 लाख रुपए भेजने हैं तो आप आरटीजीएस करेंगे या एनईएफटी करेंगे? एनईएफटी सर। निफ्टी। अभी आप समझ में आया? आप अगर बैंक क्लर्क बन के गए, बैंक ऑफिसर बन के गए और कोई आया बिल्कुल चश्मा वश्मा लगा के, एकदम दाढ़ी मोछ लगा के, और आपसे अगर लड़ाई करने लगा कि मुझे करना ही है, तो आप उसको कुछ तो बोल सकते हैं? हाँ हाँ सर। चलिए लिखिए आरटीजीएस, लिखो आरटीजीएस, टूल ऑफ आरबीआई, टूल ऑफ आरबीआई। नेक्स्ट लिखें रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, मिनिमम लिमिट लिखें 100 टाइम्स, उसमें अंडरलाइन करें। मिनिमम लिमिट लिखें 100 टाइम्स, उसमें अंडरलाइन करें। कितना है मिनिमम लिमिट? 2 लाख सर। लिखिए मिनिमम लिमिट 2 लाख। मैक्सिमम लिमिट लिखिए 10 लाख। नो लिमिट सर। नो लिमिट। नो लिमिट। गुड गुड, वेरी गुड। मैक्सिमम लिमिट लिखिए नो लिमिट। चार्जेस लिखिए नील। फॉर होम में लिखिए फॉर ओनली अकाउंट होल्डर, फॉर होम में लिखिए अकाउंट होल्डर ओनली। टाइमिंग लिखिए 9 to 6 PM। 24/7। 24/7। चलो ठीक है, गुड गुड। 24/7। नेक्स्ट लिखिए सेटलमेंट, उसके सामने लिखिए रियल टाइम बेसिस। सेटलमेंट सामने में लिखिए रियल टाइम बेसिस। और अंत में लिखिए बैंक भी प्रोवाइड यूटीआर नंबर ऑफ 22 अल्फान्यूमेरिक। बैंक will provide UTR number of 22 alphanumeric। सर यूटीआर नंबर क्यों देते हैं हम लोग को बैंक? UTR का फुल फॉर्म लिखो यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस, यूनिक UNI2UE, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर। यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर कितने नंबर का होगा? 22 अल्फान्यूमेरिक। 22। लिख लो। सर हमें बैंक यूटीआर नंबर क्यों देती है? आप कोई चीज अगर पोस्ट से भेजते हैं तो आपको ट्रैकिंग नंबर मिलता है क्या? हाँ सर। आप अगर गुजरात कुरियर से भेजते हैं, आप अगर इंडिया पोस्ट से भेजते हैं तो आपको ट्रैकिंग नंबर देता है क्या वो? हाँ देता है सर। मिलता है सर। क्यों देता है? ट्रैक कर सके हम लोग। उसको ट्रैक कर सकता है ना कि मुंबई से चल के अभी नागपुर पहुंचने में वो कहाँ पे पहुंच गया, नागपुर एचओ पहुंचा या नहीं, या फिर वो चढ़ा या नहीं। तो वैसा ही आपका आरटीजीएस है, आरटीजीएस आपने कर दिया तो उसको आप रियल टाइम में चेक भी कर सकते हैं कितने देर में वो क्रेडिट हो जाएगा। जैसे ही क्रेडिट होगा आपको वो ट्रैकिंग नंबर पर दिखा देगा क्रेडिटेड सक्सेसफुली, है कि नहीं? तो ट्रांजेक्शन जानने के लिए सपोज आपने गलत नंबर लिख के दिया, आप बैंक में गए और आपने गलत नंबर अकाउंट नंबर लिख के दे दिया और वो सामने वाला पार्टी भी परेशान हो गया, आप भी अपने घर चले गए, बैंक बंद हो गई, अब आप बैंक जा भी नहीं सकते हैं, पैसे आपके पहुंचे नहीं, तो रात में नींद आएगा नहीं कि पैसे कहाँ चले गए। तो उस ट्रैकिंग नंबर से आप ट्रैक कर सकते हैं कि पेमेंट सक्सेसफुल हुआ, नहीं सक्सेसफुल हुआ, आईएफएससी कोड गलत थे, बैंक ने रिजेक्ट कर दिया, सामने वाले बैंक ने रिजेक्ट कर दिया। तो सारी चीज वहां पर डिटेल यूटीआर के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। समझ में आया नहीं एफटीआर? हाँ सर समझा। इसका कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? हाँ
आरटीजीएस में ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? इमीडिएट। ये तो पूरा रामायण खत्म हो गया। सेटलमेंट में क्या लिखवाया है, कौन से बेसिस पे, वो बताओ पहले। जिन्होंने क्वेश्चन पूछा, मैडम आपसे ही पूछ रहा हूँ, मैंने सेटलमेंट में क्या लिखवाया है, कौन से बेसिस पे सेटलमेंट होता है, बोलो। रियल टाइम बेसिस। रियल टाइम का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर बैंक में कंप्यूटर का इंटरप्रेस करेगा, सामने वाले पार्टी को रिफ्लेक्ट होगा, सीधी सी बात है। हाँ सर, ओके। समझ में आया अभी? चलो आगे। देखिए अभी हाल ही के दिनों में इस एनईएफटी या आरटीजीएस को 24/7 किया गया है। पहले यहाँ पे टाइम बार था कि आरबीआई 9 to 6 ओपन होती है, तो 9 to 6 ही आप ये पैसे ट्रांसफर कर सकते थे। इस कारण से आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नाम बहुत बार और हर एक क्लास में मैं आपके साथ जिक्र करता आया हूँ, और इसी के बारे में पूरी डिटेल हमें लास्ट क्लास में देखी थी। नाम था एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसने बोला कि एनईएफटी और आरटीजीएस में पैसे भेजने में टाइम लगता है, कस्टमर को अगर 6 बजे के बाद पैसे भेजने हैं तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं है। इस कारण से आरबीआई ने इसको बोला कि भाई तू एक ऐसा पेमेंट सिस्टम जनरेट करो जो कभी भी कहीं भी पैसा भेजा जा सकता है। तो एनपीसीआई ने एक नए पेमेंट टूल्स की शुरुआत की और उस टूल्स का नाम दिया, क्या नाम दिया, नाम में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कितने देर के बाद पैसा जाएगा, अरे कितने देर के बाद पैसा जाएगा, तुरंत। इमीडिएट। इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। आरबीआई ने बोला कि जनरेट करो, एनपीसीआई ने जनरेट कर दिया, नाम दिया आईएमपीएस का 24/7। मिनिमम लिमिट कितना कर दिया, बोला कि मिनिमम लिमिट भाई 1 रुपए से कम तो कोई भेजेगा नहीं, और मैक्सिमम लिमिट भी कर दो कि ज्यादा फ्रॉड भी ना हो। इस कारण से मैक्सिमम लिमिट जो आरबीआई की मिनिमम लिमिट है वो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम लिमिट कर दी गई, कितनी, 2 लाख। 2 लाख। अभी देखिए, अभी आप पैसे अगर भेजते होंगे तो आपके पास ऑप्शन आता होगा, है ना, जिसके थ्रू भी आप पैसे भेजते होंगे फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, जनरली आप आईएमपीएस ही सिलेक्ट करते हैं, यस और नो? अरे सो गया क्या, आवाज नहीं आ रही है? अरे सर आवाज येत आहे का? येते सर। पैसे भेजते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है आईएमपीएस एनईएफटी का, यस सर। यस सर। तो हम आप क्या सिलेक्ट करते हैं, आईएमपीएस। क्यों आईएमपीएस सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि पता है कि एनईएफटी सिलेक्ट करेंगे तो थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा। क्यों वेट करना पड़ेगा, ऑलरेडी मैंने आपको लिखवा दिया कि आधे घंटे का, कम से कम 4 घंटे का मैक्सिमम समय आपको डीएनएस के प्रोसेस का कारण लग जाएगा। आईएमपीएस हम क्यों सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो फंड ट्रांसफर अमाउंट है वो 5,000, 10,000, 50,000, 2 लाख रुपए रहता है, तो मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक हम यहाँ पे पैसा भेज सकते हैं। एनपीसीआई का ये टूल्स है, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम इसका नाम है, 24/7 है, और चार्जेस में कितना चार्जेस है, तो नील चार्जेस है, लिखे आईएमपीएस। आईएमपीएस फुल फॉर्म लिखिए पहले, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, ए टूल ऑफ एनपीसीआई, ए टूल ऑफ एनपीसीआई। मिनिमम लिमिट लिखिए फ्रॉम 1 to 2 लाख, फ्रॉम 1 to 2 लाख। चार्जेस लिखिए नील, चार्जेस नील। आवाज आ रही है ना?
यस सर। यस सर। ठीक है। चलिए, क्योंकि मैं ही खुद कुछ दिनों से बाहर में था, इस कारण से पॉसिबल नहीं हो पाया था कि अपने भी चैनल पर वीडियो डालूं। इस कारण से आप लोगों में से जिन्होंने लर्न बियॉन्ड सब्सक्राइब नहीं किया होगा, पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर जो भी इसमें वीडियो डाले हुए हैं, चाहे वो मैथ के हो, रीजनिंग के हो, स्पेशली DI वाले, वो देख सकते हैं। चलें, नेक्स्ट है AEPS। AEPS मैंने समझाया है पहले भी आप लोगों को, किसी को याद है? किसी को याद है AEPS? हाँ सर। किसी को याद है क्या AEPS? यस सर। AEPS किसका टूल्स है? NPCI। पैसे कितने निकलेंगे? 50,000। कैसे निकलेंगे? तो आपका अकाउंट अगर आधार कार्ड से लिंक है तो जो वेंडर होते हैं, जहां पर बायोमेट्रिक मशीन रखा हुआ है, वहां पर बायोमेट्रिक पे आप अपने फिंगर को डाल के आप मैक्सिमम 50,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। लिखे आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस। लिखें AEPS का फुल फॉर्म, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस। नेक्स्ट पॉइंट लिखें टूल ऑफ RBI। नो सर। टूल ऑफ, नहीं सर, NPCI। क्या बात है, ग्रेट, एक नंबर। भविष्य उज्ज्वल है सबका। कुछ लोगों ने लिख लिया होगा RBI। सर ने बोला है, सर तो गलत बोल नहीं सकते हैं ना। नो सर। सर। बोलो। The tool of NPCI. Next one लिखें, if Aadhaar is linked with the account number, if Aadhaar is linked with the account number, account holder can withdraw. If Aadhaar is linked with the account number, account holder can withdraw up to 50,000. Account holder can withdraw up to 50,000 through biometric device. Through biometric device at BC और CSE। इस दोनों का फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एट BC और CSE। कोई इसका फुल फॉर्म बता सकता है मुझे? एट BC और CSE, इसका कोई फुल फॉर्म बता सकता है? नहीं। बैंकिंग क्रॉसपॉन्डेंट, CSE। देखा होगा बहुत बार, आपने जाते होंगे तो CSE है, कॉमन सर्विस काउंटर। Account holder can withdraw up to 50,000 through biometric at BC or CSE, banking correspondent or common service counter. लिखा? सर CSC का फुल फॉर्म क्या बताया? कॉमन सर्विस काउंटर। कॉमन काउंटर। काउंटर पे जाते हैं सर लेने के लिए सामान, काउंटर। हाँ सर। चलो आगे। यस यस सर। सर। नेट किसका टूल है? NPCI का है। ये डेट मैं लिख रहा हूं, उस डेट को भूलने का नहीं। मैंने आज तक NEFT का डेट नहीं लिखा, कब आया 2005 में, 1 सितंबर 2005 को आया, वो भी नहीं लिखा। RTGS का भी नहीं लिखा, किसी का नहीं लिखा हूं।
बट NaCH का लिख रहा हूं। क्या लिखा है? 1 मई 2016। उसके नीचे क्या लिखा है? ECS ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। क्लियरिंग सिस्टम। ये क्या हुआ? ये बंद कर दिया गया। ECS को हमने बंद कर दिया, एबॉलिश। कब एबॉलिश किया हमने? कब किया? 1 May 2000 हाँ, और उसकी जगह हमने क्या लाया? NaCH Yes. So ECS electronic clearing system has been abolished on 1st of May 2016 and the new system has been introduced by NPCI, that was NaCH, National Automated देखिए ऑटोमेटेड है मतलब ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन होगा। NEFT RTGS के थ्रू हमको जाके पैसा नहीं देना है। ऑटोमेटेड क्लियरिंग। H फॉर क्या होगा? हाउसिंग Housing हाउसिंग नहीं, सिर्फ हाउस। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। सर मतलब ECS को हम लोग ने 2016 में अबॉलिश किया और 2016 में ही नाच को लाया। हेलो सर, आवाज आ रही है क्या? सॉरी, आवाज आ रही है अभी? हाँ सर। यस सर। Yes sir सर सुनो ना, क्या? ECS, हेलो सर, ECS को हमने 2016 में खत्म करके 2016 में ही हमने नाच को लाया। ओम शांति, सब बताता हूँ। क्या बोला हमने? हमने बोला कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस है। ये हाउस कब बना? तो ECS के जाने के बाद बना। ECS कब गया? 1/5/2016 को गया। तो आपसे अगर पूछा जाए कि नेट का पुराना नाम क्या है, ओल्ड वर्जन ऑफ नेट, आंसर इज ECS। आपसे पूछा जाए न्यू वर्जन ऑफ ECS, आंसर इज नेट। आपसे पूछा जाए इन नेट H स्टैंड फॉर व्हाट, आंसर इज हाउस। आपसे पूछा जाए इन नेट A स्टैंड फॉर व्हाट, आंसर इज ऑटोमेटेड। आपसे पूछा जाए NaCH इज रन एंड कंट्रोल बाय RBI, SBI, NaCH और IDBRT, आंसर इज NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे कोई दिक्कत? नो सर। अभी होता क्या है ये नेट, वो जाने। नेट होता है कि मेरा सैलरी अकाउंट कहाँ पे है? तो मेरा सैलरी अकाउंट है SBI में, सैलरी अकाउंट है SBI में। और मैंने लोन कहाँ से ले लिया? तो लोन ले लिया मैंने PNB से। लोन अकाउंट मेरा है PNB में। इस लोन का जो EMI है वो 25,631 रुपए है। तो मैं चाहता हूं कि SBI के सैलरी अकाउंट से हर एक मंथ 25 तारीख को ईच मंथ 25 को 25,631 रुपया PNB के लोन अकाउंट में जमा हो जाए। तो ये जो मैंडेट पे मुझे साइन करना पड़ेगा, उस मैंडेट का नाम होगा नेट। तो नेट पे जैसे ही मैं साइन करूंगा, ये ऑटोमेटिक हर एक महीने के 25 तारीख को SBI से पैसा निकलेगा और PNB के लोन अकाउंट में जमा हो जाएगा। अभी SBI मेरा सैलरी अकाउंट है और यहाँ पर मैंने PPS अकाउंट खोल लिया। ऑटोमेटिक पैसा जाना है तो मैं NH पे साइन करूंगा। SBI में सैलरी अकाउंट है, मैंने यहाँ पर म्यूचुअल फंड ले लिया। ऑटोमेटिक पैसा जाना है, मैं नेट पे साइन करूंगा।
मैंने यहाँ पे क्रेडिट कार्ड ले लिया, मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, तो SIP ले लिया। तो कहने का मतलब दो अलग बैंकों के बीच में अगर ऑटोमेटिक फिक्स ट्रांजेक्शन, अमाउंट भी फिक्स होना चाहिए, डेट भी फिक्स होना चाहिए, ये दोनों अगर फिक्स हैं तो हमें जिस मैंडेट पे साइन करना पड़ेगा उस मैंडेट का नाम है नाच। अभी तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा, पूछो मेरे से। सर वो नीचे वाला नहीं समझो, SBI और क्या क्या घुमाया। किसी का आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, फिर से बोलो जरा। सर वो नीचे क्या घुमाया आपने, SBI ऐसा समझा ही नहीं। कोई दूसरा बोलो, आपका आवाज मतलब क्लियर नहीं आ रहा है। वो बोल रही है कि सर जो आपने SBI और PNB लिखा है वो समझ में नहीं आया। अच्छा, SBI और PNB समझ में नहीं आया। हाँ। SBI में हमने क्या लिखा है, सैलरी अकाउंट है, और PNB में क्या लिखा है, लोन अकाउंट है। तो सैलरी से लोन में हर एक महीने पैसा जाना है ना, तो कैसे जाएगा? चाहे तो मैं मैनुअल ट्रांसफर हर एक महीने में करूंगा, या फिर मैं चाहता हूँ एक बार मैं मैंडेट दे दूं, काम खत्म, ऑटोमेटिक पैसा जाए। तो अगर मैं चाहता हूँ कि हर एक महीने के 25 तारीख को ऑटोमेटिक 25,000 रुपये जाना चाहिए, तो नेट पे मैं साइन करूंगा। जैसे ही नेट पे साइन करूंगा वो सिस्टम ऑटोमेटिक इनेबल कर देगा यहाँ से पैसा इस अकाउंट में डालने के लिए। दो अलग अलग बैंक होने चाहिए, सेम बैंक में नहीं चलेगा। अभी बताओ, मुझे पता है बहुत लोगों को समझ में नहीं आया है, लेकिन शर्म से पूछ नहीं रहे हैं, पूछो। और नेट मैंडेट कौन से बैंक से लेने का, SBI से कि PNB? आपकी लाइबिलिटी कहाँ पे है? SBI। नहीं, लाइबिलिटी पैसा किसको चाहिए, SBI को चाहिए या PNB को चाहिए? PNB। तो PNB लेगा। ओके। और किसी के क्वेश्चन? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने आज तक इतना क्लास देखा ही नहीं कि एक बार में समझ जाए नेट, फिर भी यहाँ पे लोग सो गए हैं। जागो, डोंबिवली से बोरीवली तक। सर ये 25th मैच क्या लिखा है? नहीं, मैं 25 एक एग्जांपल दिया कि मैं चाहता हूं कि हर एक महीने के 25 तारीख को पैसा जाना चाहिए ऑटोमेटिक। तो अगर मैंने देखिए, नेट में डेट और अमाउंट फिक्स होना चाहिए। हर एक महीने के 5 तारीख को जाना है तो 5 तारीख को ही ऑटोमेटिक पैसा कटेगा। लेकिन आप ये चाहेंगे कि एक महीने 5,000 रुपए जाए, एक महीने में 3,000 रुपए जाए, ऐसा नहीं होगा। डेट एंड अमाउंट हैज टू बी फिक्स। सिस्टम को ये पता है कि 5 तारीख को मुझे पैसा काटना है, सिस्टम ऑटोमेटिक पैसा काट लेगा। अभी देखते हैं ना, बिग बाजार में हम टीवी लेते हैं, फ्रिज लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, तो ऑटोमेटिक पैसा कटता है हमारे अकाउंट से 3,000 2,000 रुपए। देखा है क्या किसी ने लिया है घर में? सब अकबर के खानदान के हैं, पैसे की किसी कोई जरूरत नहीं है, सबके पास पैसे हैं। वेरी गुड। लिया है ना सर लोन? हाँ, लोन ना सर? अनु आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर, लोन बोला ना यस सर, आपने, सर? फाइनेंस किया है सर। हाँ फाइनेंस किया है सर, फाइनेंस ICICI। किया ना, तो पैसे कटते हैं ना हर एक महीने ऑटोमेटिक। यस हाँ सर। ऑटोमेटिक करते सर। तो किस पे साइन किया? 8 बंद करके साइन किया था क्या? नहीं नो सर, पापा ने साइन किया। वो जिस पे आपने साइन किया उसको आपने अगर ठीक से पढ़ा होता तो उस पे लिखा हुआ है NACH। समझ में आया अभी? हाँ सर, मतलब अगर हम सर ICICI से फाइनेंस करते तो उनके पेपर पे नाच का ऐसा वर्ड होगा, उस पे साइन किया होगा। बिल्कुल 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 सही। ओके, लिखें नेट, लिखें NACH। पहली बात लिखें, ए टूल ऑफ NPCI, ए टूल ऑफ NPCI। नेक्स्ट लिखें फुल फॉर्म, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। नेक्स्ट लिखें ECS, ब्रैकेट में लिखें इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ECS लिखें इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम।
which was abolished on ECS, which was abolished on 1st of May 2016. ECS, which was abolished on 1st of May 2016. ECS abolished on 1st of May 2016 after framing NHS. इनको कुछ पूछना नहीं है। शिल्पी माइक ऑफ करो। शिल्पी माइक ऑफ करो। तो इतना ये है, क्या बोलते हैं, खान पान को ये इतना टैलेंटेड है, इसको हिंदी आता होगा, बट उसका इंग्लिश इतना अच्छा है और उसने इंग्लिश में बहुत पढ़ाई किया है, बहुत ज्यादा पढ़ाई किया है। क्या बोलना चाहिए सर? शिल्पी आवाज आ रही है आपको? चालू करना जिंदगी में शांति के लिए। शिल्पी अगर पूछना नहीं है तो माइक ऑफ करके रखने का। क्या बोल रहा था बताओ जरा। सर आफ्टर के बाद क्या बोला आपने? जरा बताओ मैंने क्या लाइन बोला, मैं भूल गया। ECS which was abolished on 1st of May 2016 replaced by NACH. नेक्स्ट लिखें, NACH mandate is a auto mandate. NACH is a auto mandate, ऐसा लिखें, NACH is a auto mandate. NACH is a auto mandate where amount and date is prefixed. Where amount and date, अमाउंट भी फिक्स होना चाहिए, डेट भी फिक्स होना चाहिए। सिस्टम ऑटोमेटिक उस डेट को रात के 12 बजे पैसे डिडक्ट कर लेगा। वेयर अमाउंट एंड डेट इज प्रीफिक्स। डेट क्या सर, क्या बोला आपने? वेयर अमाउंट एंड डेट इज प्रीफिक्स मतलब पहले से फिक्स होना चाहिए। जब आप साइन करते हैं तो उसी में हफ्ता, 3000 का हफ्ता है, 50,000 का हफ्ता है, वो हफ्ता और किस डेट को आपको हफ्ता चुकाना है, तो आपसे पूछा जाता है 10 तारीख को, 12 तारीख को, 5 तारीख को, तो वो डेट प्रीफिक्स होना चाहिए। वेयर अमाउंट एंड डेट इज प्रीफिक्स which generally takes place for loan recovery, finance recovery, क्रेडिट कार्ड रिकवरी, म्यूचुअल फंड डिपॉजिट और SIP। क्या सर क्रेडिट कार्ड रिकवरी के बाद क्या बोला सर? क्रेडिट कार्ड रिकवरी और SIP मालूम है क्या होता है? सर क्रेडिट कार्ड रिकवरी के बाद आपने और एक बोला था, म्यूचुअल फंड डिपॉजिट। समझ में आया नेट? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है, जिनको समझ में आया वो मेरे एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दीजिए। मेरा एक अकाउंट है SBI में,
वो सैलरी अकाउंट है, ठीक है। और मैंने बैंक ऑफ इंडिया से क्रेडिट कार्ड लिया है, मेरा मैंडेट दिया हुआ है कि 2,300 रुपए हर एक महीने के 2 तारीख को क्रेडिट कार्ड में जमा होना चाहिए। यहाँ पे मैं फॉर्म कौन सा भरूंगा? नेच का सर। नेच का। पक्का? यस सर। SBI में मेरा सैलरी अकाउंट है और SBI में मेरा RD अकाउंट है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, या SIP है, मैं फॉर्म कौन सा भरूंगा? सर एक बार फिर से बोलो ना। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मिलेगा। अरे वाह, क्या बात है, किसने बोला ये? किसने बोला? क्या नाम है मैडम आपका? सर अक्षय। अच्छा अक्षय, कैसे मालूम चला भाई? कहीं सुना था मैंने। किधर सुना था? कौन से प्रवचन में सुना था? बाबा रामदेव वाले महफिल में सुना था क्या? किधर सुना था? कॉलेज में सुना था शायद। अरे वाह, कॉलेज में ये सब बताते हैं? हाँ बता रहे। यस सर। मैं तो कॉलेज जाता ही नहीं था यार, मुझे लगता है सबसे बड़ा टाइम पास अगर कुछ है तो कॉलेज जाना है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बताता हूँ, जिन्होंने SI का नाम पहली बार सुना है, हालांकि मैंने जो आज का लिखा था सिलेबस कि आज के डेट में हम क्या क्या करेंगे, उसमें SI भी लिखा हुआ था। थोड़ी देर के बाद मैं SI पे आता हूँ, उससे पहले हम मारुति के उस मॉडल पे खड़े हैं जिसका नाम है स्विफ्ट। देखिए, इससे पहले मैंने NEFT बताया हो, मैंने RTGS बताया हो, मैंने IMPS बताया हो, या मैंने NAT बताया हो, जितने भी टूल्स मैंने बताए हैं, ये सारे के सारे टूल्स आपके इंडिया के अंदर ही पैसे को भेजने का साधन है। लेकिन अगर हमें इंडिया से बाहर, इंडिया की ज्योग्राफिकल टेरिटरी से बाहर पैसा भेजना है, या इंडिया के बाहर टेरिटरी से पैसा भारत में मंगवाना है, तो हमें जिस प्लेटफॉर्म का यूज करना पड़ेगा, उस प्लेटफॉर्म का नाम आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। खासकर उस प्लेटफॉर्म का जो आखिरी का लेटर है T, इसी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है कि इन स्विफ्ट T स्टैंड फॉर व्हाट, और वहां पे ट्रांसफर आपके ऑप्शन में रहता है, और गलती से ही स्विफ्ट को हम बहुत बार पढ़ते हैं और ट्रांसफर में हम टिक लगा के चले जाते हैं, वहीं पे हमारा 1.25 मार्क्स हमेशा के लिए खो जाता है। T स्टैंड नॉट फॉर ट्रांसफर, T स्टैंड नॉट फॉर टूल्स और किसी भी अदर चीज के लिए। T स्टैंड बैंकिंग की चीज है, लेकिन T टेलीकम्युनिकेशन को इंडिकेट करता है। इस बात पे बहुत गंभीरता के साथ आपको सोचना पड़ेगा कि स्विफ्ट में सिर्फ एक ही बात आपको जानना है कि इन स्विफ्ट T स्टैंड फॉर व्हाट। बाकी की बातें आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बोलने में आपको अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस आपके पास रहेगा। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन is full form of SWIFT. This platform is basically used for payment transfer between inter-country, है ना। वन कंट्री टू अनदर कंट्री के लिए अगर पैसा भेजना है तो हमें स्विफ्ट कोड लगेगा। जैसे इंडिया के अंदर हमें कहीं पैसा भेजना होता है तो हमें कौन से कोड की जरूरत होती है, तो उस कंडीशन में हमें जिस कोड की जरूरत होती है वो मैंने आपके बोर्ड पर लिखा है। उस कोड का नाम है IFSC, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। 11 अल्फा न्यूमेरिक का होता है, बट ये जो स्विफ्ट है ये 11 अल्फा न्यूमेरिक का होता नहीं है। IFSC का यूज हमें इंडिया के अंदर ही पैसे को भेजने के लिए लगता है, लेकिन स्विफ्ट का यूज हमें इंडिया के अंदर से पैसे, इंडिया के बाहर कंट्री या बाहर कंट्री के पैसे इंडिया में भेजने के लिए हमें यूटिलाइजेशन होता है। लिखें नेक्स्ट स्विफ्ट, उसके बाद हम वापस आएंगे SI के मैंडेट पे। लिखें स्विफ्ट, SWIFT, इसका फुल फॉर्म ऑलरेडी आपने लिखा है, यहाँ पे सिर्फ एक लाइन को आप ऐड करें। दिस प्लेटफॉर्म इज यूज्ड फॉर, दिस प्लेटफॉर्म इज यूज्ड फॉर, दिस प्लेटफॉर्म इज यूज्ड फॉर transferring of fund. This platform is used for transferring of fund from one country to another country, from one country to another country, from one country to another country.
समझ में आया? Yes, sir. और आखिरी में लिखें SI, फुल फॉर्म आपने खुद ही लिख रखा है। ये मैंने क्या लिखा ये समझ में आया क्या? यस सर। पक्का? यस। SBI से HDFC नैच मैंडेट एप्लीकेबल होगा, HDFC से SBI नैच मैंडेट ही एप्लीकेबल होगा, बट SBI टू SBI अंदर की बात है तो यहाँ पे SI होगा। SI का मतलब है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, लिखें SI। ऑटो मैंडेट विद इन द बैंक, ऑटो मैंडेट विद इन द बैंक फॉर द पर्पस ऑफ लोन, RD, PPF, सुकन्या, क्रेडिट कार्ड, नॉट क्रेडिट कार्ड, लोन, RD, PPF, सुकन्या। और क्या होता है? सर आपने क्या बोला ऑटोमेटेड? हाँ, क्या बोला सर ऑटोमेटेड के बाद? ऑटो मैंडेट विद इन द बैंक फॉर द पर्पस ऑफ लोन, RD, PPF, सुकन्या। SIP। ज्यादा मुंह खोलोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। फॉर द पर्पस ऑफ लोन, RD, PPF एंड सुकन्या, बस यही 4 नाम लिखना है। ठीक है? अभी किसी ने मुंह तो खोल दिया SIP, मुझे इतनी बात बताओ, SBI में SIP है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, 2000 रुपए का SBI है, कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? सैलरी अकाउंट SBI में, SIP भी SBI में, कौन सा मैंडेट भरूं? SI। कौन सा भरूं फटाफट बताओ। बोलो भाई। SI। पूछ रही हो या बता रही हो? सर बता रही हूँ। बाकी के लोग? बाकी के लोग क्या कहते हैं? बाकी के लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं मैडम, ऐसा क्यों? ऐसा क्या माहौल बना दिया है? सर समझा ही नहीं तो क्या बताएंगे? सैलरी अकाउंट SBI में, SIP SBI में, NSCH भरूं या SI भरूं? आवाज नहीं आ रही क्या? आंसर इज नॉट SI। ध्यान से सुने, आंसर SI नहीं होगा, SI इज रॉन्ग आंसर। ये जो SIP आपने लिया है ये SBI म्यूचुअल फंड का लिया है आपने, और SBI म्यूचुअल फंड इज ए प्राइवेट एजेंसी, ये SBI नहीं है, ये SBI का अपना सब्सिडियरी है जो प्राइवेट है। ये SBI, ये म्यूचुअल फंड सरकारी है क्या? SBI का है क्या? SBI का नाम सिर्फ लगा हुआ है वो प्राइवेट, इस कारण से ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। ऐसा नहीं कि SBI को जोड़ देने का, ठीक है? SBI क्रेडिट कार्ड ये अलग डिपार्टमेंट है, SBI जनरल इंश्योरेंस अलग डिपार्टमेंट है, SBI लाइफ इंश्योरेंस ये सब अलग डिपार्टमेंट है। तो SBI से SBI के म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में हमें जो फॉर्म भरना है वो नेट का होगा, लेकिन SBI से SBI के ही SBI का अपना लोन है, अपना RD है, अपना PPF है, अपना सुकन्या है, तो ये सब बैंक का अपना प्रोडक्ट है, इसके अंदर जो लगेगा वो SI लगेगा। समझ में आया? अभी दो अलग एजेंसी जब आपस में काम करेगी तो नेट का काम होगा। ऊपर से क्या क्या? नो सर। नो सर। समझ में आ गया? यस सर। ओके, वेरी गुड। लिखें इतनी बात।
अब आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ये दोनों अलग अलग है ना, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एसआई लगाएंगे या नेट लगाएंगे? नेट लगाएंगे, क्योंकि आईसीआईसीआई के नाम पे नहीं जाने का, वो देखने का एजेंसी कौन सी है। अगर बैंक का इंटरनल होता है ना कि लोन का है, पीपीएफ का है, तो फिर ऐसा ही रहेगा। लेकिन एक आईसीआईसीआई बैंक है, दूसरा उसके सहयोगी है, वो आईसीआई प्रूडेंशियल है, वो इंश्योरेंस में काम करता है। तो ये दोनों अलग अलग पैर हैं, और ये दोनों अलग अलग पैर में आपस में ट्रांजेक्शन होगा तो नेट होगा। क्लियर यहाँ पे? यस सर। इतनी बात आपके आते क्लास में हमने बताई है। फंड ट्रांसफर टूल से हमने एनईएफटी और आरटीजीएस का अंतर आपको बताया। एनईएफटी और आरटीजीएस दोनों आरबीआई का पार्ट है, दोनों की कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, 24/7 है। दोनों की मैक्सिमम लिमिट नो लिमिट है, वेयर मिनिमम लिमिट एनईएफटी की 1 रुपए है और आरटीजीएस की 2 लाख रुपए है। दोनों के चार्जेस नील है। दोनों में आखिरी में बैंक आपको एक रेफरेंस नंबर लिख के देती है। एनईएफटी का 16 होता है और आरटीजीएस का 22 अल्फा न्यूमेरिक का होता है, और दोनों नंबर आपके यूटीआर के नाम से जाने जाते हैं, यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर है। आरटीजीएस रियल टाइम सेटलमेंट होता है, एनईएफटी 30 मिनट टू 4 आवर के बीच में सेटलमेंट होगा, और ये डीएनएस पे आधारित होता है, डिफर्ड नेट सेटलमेंट 23 स्लॉट में आधारित होता है। आईएमपीएस आपके एनपीसीआई का पार्ट है, 2 लाख रुपए तक पेमेंट आप इमीडिएट कर सकते हैं, और लिमिट इसकी 1 रुपए से शुरुआत होती है। नेट पहले ईसीएस था, 1 मई 2016 को हमने ईसीएस एबॉलिश कर दिया, रिप्लेस किया एनएससीएस के साथ, और एनएससीएस 2 अलग अलग बैंकों में यूज होता है ऑटो मैंडेट के रूप से हम जानते हैं, जिसमें डेट और अमाउंट फिक्स होना चाहिए। ऑटोमेटिक सिस्टम अपने आप में क्या करती है, सेटलमेंट का काम करती है। एसआई विद इन द बैंक होता है, सेम बैंक में पैसा आना और सेम बैंक में ही क्रेडिट होना, ये एसआई के मैंडेट पर आधारित होता है। एईपीएस तभी एप्लीकेबल होगा जिस समय आपके आधार आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है। बायोमेट्रिक मशीन पे जाके आप मैक्सिमम 50,000 रुपए तक विड्रॉ कर सकते हैं। इतनी बात आपके फंड ट्रांसफर टूल्स में हमने बताई है। नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे, इससे आगे की बात करेंगे। इस 8 में से कौन सा आपको समझ में नहीं आया वो मेरे से पूछ लीजिए, फिर आपसे अलविदा कहते हैं। कुछ ऐसा जो समझ में ना आया हो? ओके, यहीं पे मैं आपको रखता हूँ। नेक्स्ट संडे हम मिलते हैं, तो इस तरह की बात करते हैं। गुड बाय। ओके सर, बाय।